हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। कि किसी भी बॉडी में पोजीशन चेंज करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या चीज़ ज़रूरी है? एक बॉडी की पोजीशन का चेंज होना। अब कहाँ पर चेंज होगी वो पोजीशन? किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में। तो हम पोटेंशियल एनर्जी की जब टाइप्स की बात करते हैं तो वो क्या क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बॉडी की पोजीशन चेंज हो, एक बॉडी को लिफ्ट किया जाए या लोअर किया जाए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स किसी स्प्रिंग को इलास्टिक फील्ड में रहते हुए कंप्रेस या स्ट्रेच किया जाए। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाया जाए। तो ये तीन हैं पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स, और इन तीनों टाइप से आपके माइंड में क्या आता है कि ये तो वो हैं जो कंजर्वेटिव हैं। तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ ओनली एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फील्ड्स। तो एक पॉइंट आपने याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक कंजर्वेटिव फील्ड से और कंजर्वेटिव फोर्सेस से होता है। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। मीन्स ये डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। मीन्स अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो चाहे जो मर्जी पाथ हो, अगर ओवरऑल हाइट तमाम पाथ में सेम तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी सेम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादातर चेंज की फॉर्म में ली जाती है। रीज़न ये एक स्टेट फंक्शन है। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। नाम से जाहिर हो रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि किसी बॉडी की पोजीशन को अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज करते हैं तो उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक एग्जांपल लेते हैं, और मैं यहाँ पर इस एग्जांपल के बाद रेफरेंस चेंज भी करूँगा और फिर उसी से हम आगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएंगे। लेट्स से हमारे पास एक ग्राउंड सरफेस है, मीन्स एक फ्लैट सरफेस को मैं ले रहा हूँ, और इस फ्लैट सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है। हम उस बॉडी को लिफ्ट करते हैं। अब ऑब्वियसली हम बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं तो एक हाइट तक लेकर जाएंगे। तो लेट्स से हाइट वो कितनी है जहाँ तक हम बॉडी को लेकर गए? h। तो बॉडी जब ग्राउंड पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। और जब बॉडी को हम हाइट h पे ले जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे? mgh। तो ओवरऑल अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh i मीन्स इनिशियल पॉइंट। हाइट कितनी है इनिशियल पे? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। और फाइनल पॉइंट के ऊपर उसकी हाइट कितनी है? h। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बॉडी में कितनी है? वो mgh है। तो मैं अगर इसकी स्टेटमेंट को अब लिखता हूँ तो क्या कहूँगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट्स पोजीशन इज चेंज इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। और याद रखिए लाजमी नहीं होता कि यही स्टेटमेंट हो, डिफरेंट तरह से स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है और स्टेटमेंट के बाद ऑप्शंस दी जा सकती हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही उसका आंसर देना होता है। तो ये तो सिंपल स्टेटमेंट है जो हम लोग मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो इसमें इतना ज़्यादा वो कन्फ्यूज़ नहीं कर सकता। दूसरी स्टेटमेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको स्टेटमेंट को यूँ भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ, और ये भी कहा जा सकता है कि फ्रॉम पॉइंट जो भी P है टू इन्फिनिटी, और पॉइंट P कहाँ पर होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड में, और उसको वहाँ से मूव करवा के कहाँ ले जाएं? इन्फिनिटी। तो वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, और फ्रॉम दैट पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड टू इन्फिनिटी, that work done is stored in the form of energy, and that energy is called gravitational potential energy। अब यहाँ पर जो पॉइंट ज़रूरी है वो पॉइंट ज़रूरी है कि जब ये स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं कि इन्फिनिटी टू पॉइंट P और फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी, तो कहा जाता है विदाउट एक्सेलेटिंग।
कि बॉडी एक्सेलेट नहीं करनी चाहिए। तो बताएगा आप में से कि क्या मतलब है इसका, कि बॉडी एक्सेलेट ना करे और एक्सेलेट किए बगैर हम उस बॉडी की पोजीशन को चेंज करें। ये बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट में भी करते हैं। तो बेसिक इसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि हमारे पास उस बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो हो, जितनी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हों वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो। तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट से अर्थ, और अर्थ के अराउंड उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, और जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड हो रही है वो पॉइंट इन्फिनिटी, मीन्स यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज़ीरो है। तो इन्फिनिटी पॉइंट से हम एक बॉडी जिसका मैस m उसको मूव करवाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर। लेट से वो पॉइंट हमारे पास p है, तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो नॉन ज़ीरो है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी को मूव करने में जो वर्क हुआ वो वर्क उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम इस बॉडी को मूव करवा रहे हैं तो हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी के क्या लग रही है, अलॉन्ग लग रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो वर्क डन इस केस में हमारे पास पॉजिटिव होगा। और अगर हम इसको मूव करवाते हैं फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता है कि वर्क डन हमारे पास नेगेटिव है। और विदाउट एक्सेलेटिंग, ये मैं पॉइंट आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास अप्लाइड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो तो नेट फोर्स हमारे पास एक तरह की ज़ीरो होनी चाहिए, एक्सेलेशन ज़ीरो। तो विदाउट एक्सेलेटिंग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी को हम मूव करवाएंगे तो तब उस बॉडी में जो वर्क डन वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड में दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे होंगे इनकी मैथमेटिकल फॉर्म की। तो फर्स्ट जो मैंने डेफिनेशन लिखी वहाँ मैंने फ्लैट सरफेस ली। तो याद रखिएगा ये अप्लाई तब होती है जब हाइट अर्थ के रेडियस से कम हो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh ये स्मॉल हाइट्स के लिए अप्लाई होता है। और दूसरा केस जहाँ पर मैंने इन्फिनिटी से बॉडी को एक पॉइंट पे लेकर आया, हाइट अर्थ के रेडियस से ज़्यादा है जहाँ पर बॉडी को मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वो mgh यूज़ नहीं होता बल्कि -gmm डिवाइड बाय r यूज़ होता है। और यहाँ पर जो r है वो क्या है, ये डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट तक जहाँ तक बॉडी को मूव करवाया। तो ये बात याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के जो फार्मूलाज हैं उनकी लिमिटेशन है, मतलब हर जगह हम mgh यूज़ नहीं करते। मैं इस पॉइंट को दोबारा से अब यहाँ पर लिखूँगा कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं वो क्या क्या हैं और उनकी लिमिटेशन क्या है, वो कब अप्लाई होते हैं। तो मैथमेटिकल रिलेशंस की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पहला फार्मूला mg/h, ये फार्मूला हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू h भी लिखा जा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू mg। अब इस फार्मूला की हमारे पास क्या लिमिटेशन है, ये कब अप्लाई होगा। नंबर 1, हाइट स्मॉल हो, अर्थ के रेडियस से हाइट कम हो। तो स्मॉल हाइट्स के लिए फार्मूला अप्लाई होता है, हर जगह ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, और ये ज़्यादातर हम अप्लाई तब करते हैं जब फ्लैट सरफेस लेते हैं ग्राउंड लेवल। सेकेंड चीज़, ये तब अप्लाई होगा जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट हो। अब ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, तो जब तक g की वैल्यू कांस्टेंट है हमारे पास ये फार्मूला एप्लीकेबल है। दूसरा फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जिसको हमने आगे एक्सप्लेन भी करना है, दैट इज़ -gmm डिवाइड बाय r। इसमें कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी, और r वो डिस्टेंस है बॉडी का फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। इस फार्मूला की लिमिटेशन क्या है, ये अप्लाई होता है कहाँ पर, जब हाइट अर्थ के रेडियस से ज़्यादा हो। मींस स्मॉल हाइट्स के लिए हम mgh ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लार्ज हाइट के लिए हम -gmm/r यूज़ करेंगे। और स्मॉल r की वैल्यू भी आप कह सकते हैं कि वो अर्थ के रेडियस से ज़्यादा है तो ये फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन अगर हम इक्वल टू r भी लें तो वहाँ पर भी गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये अप्लाई तब होता है हमारा फार्मूला जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट ना हो। और ऑब्वियसली हमें पता है कि ज़्यादा हाइट पर जाकर ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन स्मॉल g वो चेंज हो जाती है, क्योंकि फार्मूला gm/r+h², उसमें h वेरी करेगा तो स्मॉल g की वैल्यू भी वेरी कर रही होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं यहाँ पर,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। इस टॉपिक में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, ज़्यादातर ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज डिटर्मिन्ड रिलेटिव टू सम आर्बिट्रेरी पोजीशन विच इज़ असाइंड एज द वैल्यू ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी। कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी एक आर्बिट्रेरी इमेजिनरी पोजीशन के रेफरेंस से मेजर की जाएगी, और उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट या ज़ीरो पॉइंट। जैसे हम ग्राउंड से एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लें तो हम ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो लेते हैं। ग्राउंड की जगह अगर एक बॉडी टेबल की सरफेस पे हो, हम कहते हैं उस टेबल की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? वो ज़ीरो है। तो मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन से ली जाएगी, और यहीं से हम उसके साइन को भी असाइन करते हैं कि हमारे पास उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो रेफरेंस पॉइंट होगा, उसी को हम ज़ीरो पॉइंट बोलेंगे। तो उसी के रेफरेंस से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के साइंस भी डिफाइन होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इसको ज़ीरो पॉइंट भी कहा जाता है, इसको ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है, इसको ज़ीरो रेफरेंस लेवल भी कहा जाता है, और सिंपल इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास जैसे ऊपर दो मैंने एग्जांपल्स दी, ग्राउंड भी हो सकता है और पॉइंट इन्फिनिटी भी हो सकता है, जिस रेफरेंस है जिसके रिलेटिव हम उसकी एनर्जी को ले रहे होंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि अर्थ सरफेस और पॉइंट एट इन्फिनिटी फ्रॉम अर्थ कैन बी चूजन एज ज़ीरो रेफरेंस लेवल फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो बात मैं ऊपर लिख भी चुका हूँ उसको मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में अब लिख रहा हूँ कि जो अर्थ की सरफेस है या फिर जो पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी पर है, हम उसको क्या ले सकते हैं? हम उसको एक ज़ीरो रेफरेंस लेवल के तौर पे ले सकते हैं, या जो भी नाम मैंने आपको और बताया कि ज़ीरो रेफरेंस लेवल के अलावा उसको ज़ीरो पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा, और इसी रेफरेंस से हमारे पास जो साइंस हैं वो क्या हो रहे होंगे? वो असाइन हो रहे होंगे। जैसे हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल से अगर हम एक बॉडी को किसी हाइट पे लेकर जाएंगे तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव mgh है। लेकिन अगर उस ग्राउंड लेवल से हम नीचे ले जाते हैं, किसी डीप होल में ले जाते हैं, तो तब क्या कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो नेगेटिव है। तो मीन्स रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को डिफाइन कर रहा होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जिन पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू ज़ीरो होती है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। अब यहाँ पर रिवाइज करने के लिए कहाँ पर ज़ीरो है हमारे पास? एट इन्फिनिटी, वो पॉइंट जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज़ीरो, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो, एनर्जी भी ज़ीरो। और इसके अलावा वो पॉइंट कौन सा है? एट सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर भी जी की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़ीरो, और वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। कुछ बातें हम उसकी कर चुके हैं, जैसे फार्मूला की लिमिटेशन क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी हैं। तो व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? जब हम किसी बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी एक पॉइंट से मूव करवा कर इन्फिनिटी पे ले जाए, मींस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाए, तो इस काम को करने में पॉइंट पी टू इन्फिनिटी जितना वर्क रिक्वायर्ड होगा वो वर्क उस बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, एंड दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स से हमारे पास अर्थ जिसका मैस मैं ले लेता हूँ कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर। इस अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और जिस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी पॉइंट है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज़ीरो।
जिस पॉइंट पर बॉडी पड़ी हुई है उस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट पी। जो बॉडी है उसका मैस है स्मॉल m, और इस पॉइंट पी का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर नज़र आ रहा है कि कैपिटल आर से क्या है, ग्रेटर है। अब इस बॉडी को मैंने मूव करवाना है कहाँ तक, इन्फिनिटी पॉइंट तक। इन्फिनिटी पॉइंट जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो। तो जितना पॉइंट पी से इन्फिनिटी तक बॉडी को मूव करने में जो वर्क होगा दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब बॉडी को मूव करवाएंगे तो हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट पी टू इन्फिनिटी इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टेटमेंट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि क्या चीज़ है, जैसी भी हो, और स्टेटमेंट से इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक स्पेसिफिक पॉइंट की है एट अ सर्टेन पॉइंट। वो पॉइंट क्या है, पी। क्या चीज़ है, इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ज़ीरो। और जहाँ पर हम ये लिख रहे हैं इज़ द वर्क डन, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं एट सर्टेन पॉइंट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन। मतलब स्टेटमेंट में एनर्जी स्टोर्ड ऐड हो जाएगी, बाकी स्टेटमेंट फिर यही है, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। और पॉइंट क्या है, पी, जो इनसाइड होगा ग्रेविटेशनल फील्ड से, और कहाँ तक, टू पॉइंट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड कॉल्ड इन्फिनिटी पॉइंट, ज़ीरो पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ज़ीरो। इसी तरह का टॉपिक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी नाम देते हैं। वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम चार्ज को मूव करवाते हैं इन्फिनिटी पॉइंट तक। अब मैथमेटिकल रिलेशन की तरफ लिख चलते हैं, तो इसको u से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर स्मॉल आर। तमाम वेरिएबल्स का आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम मैस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मैस ऑफ बॉडी, और आर वो पॉइंट का डिस्टेंस है। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर ये है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैंने वहाँ पर डायग्राम में शो किया है कि बॉडी डिस्प्लेस कर रही है टू इन्फिनिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऑपोजिट है, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा ये नेगेटिव साइन अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये अट्रैक्टिव है। तो दोनों अगर हमारे पास आंसर प्रेजेंट हो तो दोनों आंसर करेक्ट हैं, कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर को शो करती है इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। और लिमिटेशन हम बात कर चुके हैं कि इस फार्मूला में स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर से ग्रेटर है। लेट्स से अगर आपको जैसे बुक में हमारी मेंशन है कि ये कह दिया जाए कि बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर है, तो तब स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल आर के। तो तब हमारा ये फार्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा, u इज़ इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर कैपिटल आर। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अगर MCQ आता है तो उस MCQ में आपने गलती नहीं करनी, सिंपल स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देना। तब हम ये कहेंगे कि बॉडी को अर्थ के सरफेस से मूव करवाया इन्फिनिटी तक, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, इस केस में वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मज़ीद जो MCQ से पूछे जा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट वन, इफ़ द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस, कि जो स्मॉल आर की वैल्यू वो इंक्रीज़ करती है, मींस जो पॉइंट है जहाँ से मूव करवाना है वो अर्थ की सरफेस से दूर है, अर्थ के सेंटर से दूर है, तो क्या होगा। फार्मूला ज़रा देखें, उससे रिलेशन क्या नज़र आ रहा है आपको, इनवर्स। तो क्या कहेंगे, इफ़ आर इंक्रीजेस देन यू विल, क्या हम बोलेंगे, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, क्या कहेंगे, यू इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। अब आप देखेंगे कि इनवर्स रिलेशन है, डिक्रीज़ करना चाहिए, नहीं, नेगेटिव साइन की वजह से काम रिवर्स हो जाएगा। अगर आर इंक्रीज़ करेगा, वर्क डन क्या है, नेगेटिव वर्क डन है, मींस बॉडी को हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से अवे लेकर जा रहे हैं,
तो u इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा? r के बढ़ने से u की जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम होगी, तो वैल्यू जितनी कम नेगेटिव होती है उतनी वो ज़्यादा होती है। तो मीन्स फार्मूला में नेगेटिव साइन की वजह से u और r का रिलेशन क्या है, वो डायरेक्ट है। तो इफ़ r इंक्रीजेस, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स के हम अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन जब भी नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो u लेस नेगेटिव, मैंने यहाँ पर जो एरो को डाउनवर्ड शो किया कि u की वैल्यू कम हो रही है तो लेस नेगेटिव हो रही है। लेस नेगेटिव का मतलब बढ़ रही है। और r की वैल्यू को डिक्रीज़ करें, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हम बॉडी को कहाँ लेकर आ रहे हैं, हम बॉडी को अर्थ की तरफ लेकर आ रहे हैं। अर्थ की तरफ जब लेकर आएंगे, इसका मतलब क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अलॉन्ग लेकर आएंगे। जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलॉन्ग लेकर आएंगे तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। और जब भी वर्क डन पॉजिटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करती है। तो R अगर डिक्रीज़ करेगा तो U एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी। यानी R के कम होने से U की नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। तो जितनी U की वैल्यू नेगेटिव बढ़ती है, बढ़िया नेगेटिव का मतलब क्या होगा, वैल्यू उतनी क्या है, छोटी है, तो U क्या कर रहा है, डिक्रीज़। की बात समझनी है। लेस नेगेटिव का मतलब नेगेटिव की स्मॉल वैल्यू है। नेगेटिव की स्मॉल वैल्यू बड़ी होती है, और नेगेटिव वैल्यू लार्ज वो कम होती है। -10 और -1, -10 से ग्रेटर है। और लास्ट पॉइंट सिंपल है कि R अगर इन्फिनिटी है, इफ़ R इज़ इन्फिनिटी, कोई भी चीज़ इन्फिनिटी से डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है, 0। तो हमारी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, जब भी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, चाहे वो ग्रेविटेशनल है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है या इलास्टिक है। और जब भी वर्क डन नेगेटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़। तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिखा R इंक्रीज़, U इंक्रीज़, R डिक्रीज़, U डिक्रीज़, उसके साथ साथ वर्क को देख लें, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए वो था पोटेंशियल एनर्जी, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल V से, और ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। कि मीन्स अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को बॉडी के मास से डिवाइड कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम यहाँ क्या करते थे, हम वर्क डन को या एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करते थे, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिवाइड कर देंगे, बॉडी के मास से, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो फार्मूला इसका अगर हम लिखें तो बड़ा सिंपल सा होगा। फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू कैपिटल U, जो क्या है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डिवाइड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फार्मूला आ जाएगा -gm/r। यूनिट की बात करें और स्पेसिफिकली मैं SI यूनिट की बात करूं तो इसका SI यूनिट क्या होगा, एनर्जी ओवर मास है तो जूल पर किलोग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका SI बेस क्या होगा तो फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जूल का किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा किलोग्राम से, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का SI बेस यूनिट है। मैं ब्रीफली इस टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक की बात कर लूँ, उससे रिलेटेड भी MCQs न्यूमेरिकल टाइप नहीं आते, थ्योरेटिकल आते हैं। मेंशन तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्योंकि रिलेट करता है इसलिए मैं यहाँ पर उसका जिक्र करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी। नाम से ज़ाहिर होता है कि व्हाट इज़ एस्केप वेलोसिटी, जो हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करने के लिए, बाहर जाने के लिए किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और ये मिनिमम होती है। दैट मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो क्या है एस्केप वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, और अगर मिनिमम लिखा हो तो ठीक है, अगर मैक्सिमम लिखा हो तो गलत है। तो मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी required to escape from Earth's gravitational field is called escape velocity। और ये हर प्लैनेट के लिए डिफरेंट होती है। लाजमी नहीं कि हम अर्थ का वर्ड यूज़ करें, हम किसी प्लैनेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी ये escape velocity होगी।
और हर प्लैनेट की हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो उससे बाहर जाने के लिए जो वेलोसिटी है दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी। जब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करना पड़ता है। जब बॉडी को थ्रो किया, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, पोटेंशियल एनर्जी गेन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिंपल, हाफ एम वी स्केयर, यहाँ वी स्केयर वेलोसिटी है, और पोटेंशियल एनर्जी जो गेन हो रही है वो कौन सी है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एब्सोल्यूट, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहे हैं। तो जब इस फार्मूला की डेरिवेशन की जाती है तो हमारे पास इसके जो मैथमेटिकल रिलेशंस आते हैं वो दो तरह से लिखे जाते हैं। दोनों को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, वो है √2g_r, जिसमें स्मॉल r भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि अर्थ की सरफेस पे है या किसी डिस्टेंस पर है। दूसरा फार्मूला √2 टाइम्स g_m/r, और इस फार्मूला को √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि g_m/r √ ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन होता है। तो यहाँ से आपको इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन भी पता चल जाएगा। इस फार्मूला में मैं दोबारा बात ये कर दूं कि स्मॉल आर की जगह, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर भी हो सकता है। अगर कैपिटल आर है इसका मतलब है सरफेस ऑफ अर्थ या सरफेस ऑफ प्लैनेट है, और स्मॉल आर है इसका मतलब उसका डिस्टेंस सेंटर से कुछ ना कुछ होगा, जो डिस्टेंस आर कैपिटल आर से ग्रेटर होगा। कुछ एग्जांपल्स मेंशन यहाँ कर दूँ, बाकी बुक में लिखी हुई हैं कि स्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, इससे ज़्यादा होगी तभी बॉडी स्केप करेगी। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा कि मून की वैल्यू, तो वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, और मार्स की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। और फार्मूला से हमें आइडिया होता है कि जितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी स्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। मीन्स उतनी हमें ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए। एक और चीज़ याद रखें कि स्केप वेलोसिटी हमारे पास डिपेंड किस पे नहीं करती, बॉडी के मैस पे डिपेंड नहीं करती। फार्मूला में कहीं पर बॉडी का मैस नहीं है। इसके अलावा बॉडी के साइज़ और बॉडी की शेप पे डिपेंड नहीं करती। कहीं पर आपको बॉडी का साइज़ नहीं आ रहा, जहाँ पर आर है वो क्या है बेसिकली, वो या तो प्लैनेट का साइज़ है या प्लैनेट का रेडियस है या उस प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस है। और उसके अलावा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी इसके वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। जिस मर्जी एंगल पे प्रोजेक्ट करें बॉडी को, हमारे पास इसके वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी। तो ये फार्मूलाज में वेरिएबल्स को देख लें, ये वेरिएबल्स क्या हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके वेलोसिटी की डिपेंडेंस किस पर है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस। प्रैक्टिकल डिवाइसेस जो हमारे पास हैं उनमें एनर्जी लॉसेस का मेन कॉज क्या है, और जब एनर्जी लॉस होती है तो हम किस तरह से उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास एनर्जी लॉसेस प्रेजेंट हैं या नहीं है और कितने हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी जो सिंबल उसका ईटा, जो विस्कोसिटी का सिंबल भी होता है, एंड दैट इज़ इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट, कि वो उस मशीन का या डिवाइस का आउटपुट क्या है उसको डिवाइड कर दें इनपुट से, और आउटपुट से मुराद ऑब्वियसली आउटपुट वर्क होगा डिवाइड बाय इनपुट वर्क। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं हीट ओवर वर्क डन, क्योंकि आउटपुट हीट है और इनपुट क्या वर्क। परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो इसी रेशो को, जो आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से, तो परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाती है। आइडियल जो मशीन्स होती हैं, जो आइडियल सिस्टम होते हैं, उनकी एफिशिएंसी 100% होती है। और 100% के अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर परसेंटेज की बात नहीं करनी कि एफिशिएंसी 1 है, तो परसेंटेज में 100%, अगर सिंपल एफिशिएंसी तो 1 के इक्वल है। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है। और आइडियल मशीन्स में हम याद रखें, हम हर तरह के फ्रिक्शनल या उसके अलावा लॉसेस को इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन हमें पता है कि आइडियल कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो एक्चुअल मशीन्स हैं, प्रैक्टिकल मशीन्स हैं, उनमें एफिशिएंसी की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेसर होगी। और परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो हम कहेंगे कि वो 100% से लेसर है। और रीज़न क्या है, अगर हम इसके जो मेन कॉज की बात करें कि मेन कॉज क्या है, जो लॉस है, वो हमारे पास फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं मशीन्स के अंदर। तो लॉसेस हमारे पास नॉन ज़ीरो हैं, और मेन जो कॉज होता है किसी भी सिस्टम में कि एफिशिएंसी 100% से कम, वो क्या है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इज़ द मेन कॉज, ठीक है। और थर्मल एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। मशीन के पार्ट्स रब हो रहे हैं या प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हुई या वियर एंड टियर की वजह से जो मेन कॉज है वो क्या है, वो फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन की वजह से
हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब हीट की फॉर्म में हमारे पास जो एनर्जी है वो लॉस हो रही होगी। नेक्स्ट, अब हम बात यहाँ पर करेंगे कि आउटपुट वर्क को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, और इसके अलावा इनपुट वर्क को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब क्या वेरिएबल्स हैं जो मैं एग्जामिनर किसी स्टेटमेंट में देगा। पहले बात कर लेते हैं आउटपुट की, क्या आउटपुट वर्क क्या है। तो आउटपुट वर्क हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो आउटपुट के अंदर फोर्स क्या है, बेसिकली वो लोड है जो हमने लिफ्ट करना है, जो मूव करवाना है, मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस मूव करेगा वो लोड। पुली में वर्टिकल मूव करेगा, इंक्लाइन प्लेन में अलोंग द प्लेन जो हमारे पास है उसमें बॉडी मूव कर रही होगी। तो लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, ये हमारे पास क्या है, ये आउटपुट वर्क है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वही हमारे पास जो वर्क की डेफिनेशन है। एंगल आएगा तो कॉस थीटा भी आएगा। इनपुट वर्क, अब इनपुट हमारी क्या होती है, एफर्ट। तो फोर्स हमारी क्या है, एफर्ट, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट इज अप्लाइड, मतलब किस डिस्टेंस तक हमने उस एफर्ट को अप्लाई किया। अगर हम इस एफर्ट और इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, ये इनपुट वर्क होगा। और ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट इज अप्लाइड, इसको एफर्ट डिस्टेंस का नाम भी दिया जाता है, और ऊपर आप उसको लोड डिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं। जैसे लीवर में इनको एफर्ट आर्म और लोड आर्म का नाम दिया जाता है। तो मशीन्स के अकॉर्डिंगली हम टर्म यूज़ करते हैं, नॉर्मली इसको एफर्ट डिस्टेंस कहा जाता है। तो क्या होगा, ये फोर्स जो इनपुट है दैट इज़ बेसिकली आवर एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस जो इनपुट डिस्टेंस है, और ये क्या है कि एफर्ट कितने डिस्टेंस तक अप्लाई हुई बॉडी पर। तो ये आउटपुट और इनपुट के हमारे पास एक सिंपल सी मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, और एंकरिंग को इन्वॉल्व होगा तो वर्क के फार्मूला के अकॉर्डिंग कॉस थीटा भी इन्वॉल्व हो रहा होगा। जो फार्मूलाज को इनको देख लें प्रॉपरली, क्योंकि मैंने आगे जब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे और मैं बुक से ही क्वेश्चंस लूँगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को देख सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो सिंपल होंगे, और अगर सिंपल नहीं भी होते, अगर आपको पता है इन फार्मूलाज का, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उनको जितना मर्जी घुमा फिरा के पूछा जाए। तो ये मैं दोबारा फार्मूला को लिख रहा हूँ कि एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट फोर्स एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट इज अप्लाइड, और परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। अब हम दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन में डाटा देखिएगा कि डिफरेंट तरह से दिया हुआ है, और फिर उस डाटा के अकॉर्डिंगली हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक मशीन है दैट नीडेड 1000 जूल ऑफ एनर्जी टू रेज 10 किलोग्राम ब्लॉक एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, कि 1000 जूल हमें एक एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक लोड जो कितना है 10 किलोग्राम का, उसको 6 मीटर तक मूव करवाने में। अब कोई भी मशीन है, लाजमी नहीं वो बताए, बेसिक चीज़ आपको डाटा है, क्या कैलकुलेट करना है आपने, मशीन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला पता है आपको, लेकिन पहले डाटा को देख लें। ये 1000 जूल क्या है, ये आपका लोड है, ऐसा ही है नहीं, ये 1000 जूल आपके पास इनपुट है। इनपुट वर्क कितना है, जो लोड है वो कितना है, वो 10 किलोग्राम है। ये मैस है, इसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये न्यूटन में आ जाएगा, मीन्स वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये लोड ने मूव करना है, ये आउटपुट डिस्टेंस। तो परसेंटेज एफिशिएंसी आउटपुट फोर्स डिस्टेंस आउटपुट ओवर इनपुट एफर्ट इनटू डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट इज अप्लाइड, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। डाटा को, ऑप्शंस को देख लीजिएगा, पता चल जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है नहीं करना। नीचे हमारे पास 1000 आ जाएगा जो इनपुट वर्क है, ऊपर FOMG 10, जी की वैल्यू कितनी लेंगे MCQs के लिए 10, डिस्टेंस आउटपुट का 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। आगे सोल्यूशन सिंपल है, जो ज़ीरो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 6 × 10 60%। और एफिशिएंसी कितनी है, सिंपल 0.6। तो 1 से क्या है, लेसर, इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल लॉसेस प्रेजेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब डाटा थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। स्टेटमेंट है कि पुली इज़ यूज टू
raised load 500 Newton through a height of 20 meter. Work done against friction is 2000 joule. कैलकुलेट करें एफिशिएंसी क्या। तो स्टेटमेंट क्या है कि पुली सिस्टम है, उसने लोड करना है, लोड को लिफ्ट करना है। कितना लोड है? 500 न्यूटन। और कितनी हाइट तक लिफ्ट करना है? 20 मीटर तक। तो डाटा साथ साथ देखते जाएं कि 500 लोड लिफ्ट करना है 20 मीटर तक। और इस काम को करने में जो वर्क डन है अगेंस्ट फ्रिक्शन वो कितना है? दैट इज़ 2000 जूल। अब डाटा ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। कैलकुलेट करनी है आपने परसेंटेज एफिशिएंसी की वैल्यू। सबसे पहले डाटा को सेग्रीगेट कर लें कि डाटा जो गिवन है वो क्या क्या है। 500 न्यूटन हमारे पास क्या लोड आउटपुट फोर्स है, एच हाइट आउटपुट डिस्टेंस है जो लोड ने मूव करना है डिस्टेंस। उसके अलावा हमें क्या गिवन है? 2000 जूल, ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन गिवन है। परसेंटेज एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट है। अब आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हमारे पास होगा लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो आउटपुट में आउटपुट फोर्स जो लोड है और डिस्टेंस। अब नीचे इनपुट क्या आएगा? इनपुट जो हमारे पास आएगा वो आउटपुट और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का सम आएगा। जैसे हमने बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, वही कॉन्सेप्ट कि जो इनपुट है वो सिर्फ आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसके साथ साथ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन उसमें भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ऊपर फोर्स की वैल्यू 500, डिस्टेंस आउटपुट 20, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय, नीचे भी यही आएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 20, और इसके अलावा ये प्लस हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो 2000 है मल्टीप्लाइड बाय 100% के लिए। अब 500 इंटू 20 कितना होगा? ये हमारे पास आ जाएगा 10,000, और नीचे 10,000 प्लस 2,000 12,000। वैल्यू लिखेंगे हम 10,000 न्यूमरेटर में, 12,000 डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय 100। जीरोस कैंसिल हो जाएंगे 3, या आपके पास अब 100 और 12 को डिवाइड करें तो 12 इंटू 8 96, रिमाइंडर क्या है 4.40, तो 12 इंटू 3 36, तो 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या आ गया? 83%। और अगर हमें परसेंटेज नहीं चाहिए तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं या ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, फार्मूला को करें ही ना, तो आंसर क्या होगा हमारे पास सिंपल एफिशिएंसी का? वो हमारे पास होगा 0.83। क्लियर है ये पॉइंट? अब मैं ये जो ऊपर पॉइंट है इसको मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैंने इनपुट की जो जगह है वो मैंने क्यों आउटपुट प्लस फ्रिक्शन लिखी। मैं यहाँ पॉइंट को रिपीट कर दूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जितनी इनपुट है उतनी आउटपुट है, लेकिन अगर फ्रिक्शनल लॉसेस को निगलेक्ट ना किया जाए तो इनपुट 100% आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि क्या होता है आउटपुट के अलावा हमारे पास बाकी एनर्जी फ्रिक्शनल लॉसेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो तब हम इस स्टेटमेंट को क्या लिखते हैं? हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं कि इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इस वजह से मैंने इस फार्मूला के अंदर डिनोमिनेटर में इनपुट की जगह आउटपुट प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को लिखा। या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के इक्वल है। कल एक पॉइंट जो था उसमें आप लोगों ने शायद नोट किया नहीं किया, एक स्टूडेंट ने मुझे उसका फीडबैक दिया। मैंने यूनिट एक मेंशन किया था फुट पाउंड का, उसकी जो कन्वर्जन मैंने कल लिखी थी उसमें एक मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लें। जब हम यूनिट की बात कर रहे थे एनर्जी की तो मैंने लिखा था कि 1 फुट पाउंड इज इक्वल टू 0.7376 जाउल। वो रिवर्स मैंने लिख दिया था, वो बेसिकली 1 जाउल की वैल्यू है कि 1 जाउल इज इक्वल टू 0.7376 फुट पाउंड्स। तो ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा कल वाले लेक्चर से रिलेटेड। कल मैंने इसको रिवर्स लिखवाया था, लेकिन ये करेक्शन है जो आपने करनी है, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता है कि 1 पाउंड की वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो होती है 4.4 न्यूटन होती है। इसी तरह से अगर आप मीटर को फीट में कन्वर्ट करते हैं तो वो 3.3 फीट है। तो इसकी जो कन्वर्जन हमारे पास बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली बन रही होती है कि 1 फुट पाउंड इज इक्वल टू 1.35 जाउल। तो ये कल वाले लेक्चर से रिलेटेड करेक्शन कर लीजिएगा जो यूनिट हमने लिखे थे एनर्जी के, ताकि इसमें किसी को डाउट ना रहे कि इसमें कोई करेक्शन है या नहीं है। अब हम बात करेंगे पावर के बारे में कि व्हाट इज पावर।
पावर की बात की जाए तो पावर के बारे में आप लोग मैट्रिक लेवल से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज पावर, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क से मुराद होता है कि कितना काम कितने टाइम में किया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको अगर मैं मैथमेटिकली साथ साथ लिखता जाऊं तो मैथमेटिकली इसका मतलब ये होगा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। अब हम एक और चीज़ हम जानते हैं कि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो वर्क हमारे पास होगा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी हो सकता है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी हो सकता है। तो इसके हवाले से याद रखिएगा कि पावर के फार्मूला में हमेशा वर्क नहीं आएगा, पावर के फार्मूला के अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम भी आ सकता है और इसी तरह पावर के फार्मूला के अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम भी आ सकता है। ये रीज़न है कि कई क्वेश्चंस के अंदर हम पावर के रिलेशन में एम जी एच ओवर टी यूज़ करते हैं और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी को अगर रिप्लेस किया जाए तो हाफ एम यहाँ पर आपके पास आएगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई टी और कई दफ़ा सिंपली वेलोसिटी गिवन होती है तो हाफ एम बी स्क्वेयर ओवर टी। तो ये तमाम रिलेशन हमारे पास पावर पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। इसके अलावा पावर के बारे में आप जानते हैं कि पावर एग्जाम्पल है डॉट प्रोडक्ट की। अब किसकी डॉट प्रोडक्ट है पावर? इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है और इसके अलावा इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है। इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब कई दफ़ा आपके क्वेश्चंस होंगे ऐसे जहां पर आपको रिटार्डिंग फोर्स गिवन होगी या नेट फोर्स गिवन होगी और बॉडी की वेलोसिटी गिवन होगी, या अगर वेलोसिटी गिवन नहीं होगी तो डेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के फॉर्म में गिवन होगा। तो वहां पर अगर आपने पावर को कैलकुलेट करना है और कई दफ़ा यहाँ पर एवरेज पावर का टर्म यूज़ होता है तो आप क्या करेंगे, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जब डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है तो यहाँ पर आएगा एफ वी कॉस थीटा और यहाँ पर ये ख्याल रखिएगा कि एंगल है किसके बिटवीन, बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारे फोर्स और वेलोसिटी के इन बिटवीन एंगल 0 डिग्री है तो तब हमारा जो रिलेशन होगा सिंपली पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स भी हो सकती है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि रेजिस्टिव फोर्सेस को या फ्रिक्शनल फोर्सेस को निगलेक्ट कर दिया जाए। अगर लेट से कार मूव कर रही है उसकी जो इंजन की फोर्स है वो 1000 न्यूटन है और जो रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन है वो 200 न्यूटन है, तो यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड करने के लिए आप अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का डिफरेंस लेंगे और इसको तब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वेलोसिटी से। और कई दफ़ा आपका क्वेश्चन जो होगा वो इस फॉर्म में होगा कि आपको वेलोसिटी की जगह यूज़ करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो वहां से आपके पास क्या चीज़ कैलकुलेट हो रही होती है, पावर कैलकुलेट हो रही होती है। अब फ्रिक्शन के हवाले से एक चीज़ मैं बता दूं, मैट्रिक में आप लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आप फ्रिक्शन को फर्दर डिस्कस नहीं करते। जो फ्रिक्शन का रिलेशन है दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल डायरेक्शन म्यू एन। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की, मोशन की, तो मोशन के केस में हमारे पास ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगी तो ये आपके पास आएगा म्यू के इंटू एन। एंड व्हाट इज एन, नॉर्मल डायरेक्शन। और अगर एक बॉडी एक प्लेन सरफेस के ऊपर हो तो ये बात हमने पहले भी की थी कि प्लेन सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है दैट इज इक्वल टू वेट। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर वेट के इक्वल होगा तो हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन का रिलेशन होगा वो क्या होगा, दैट इज म्यू के इंटू एम जी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप पावर के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो अगर फ्रिक्शन की फॉर्म में डाटा हो तो आपने उसको रिप्लेस करना है किससे, म्यू से और एन से। और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और मोशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक। ये क्वेश्चन बच्चे जो पूछ रहे हैं टेस्ट का, तो आज टेस्ट होगा। ये पावर का एक ब्रीफ सा टॉपिक है, इस पावर के टॉपिक के बाद क्विज ही होगा। तो मैंने जब यहाँ पर फ्रिक्शन की बात की थी तो यहाँ फ्रिक्शन जो हमारे पास है इसको रिप्लेस किया जा सकता है किससे, म्यू के से। तो अगर आप म्यू के और एन से रिप्लेस करेंगे तो तब इस फार्मूला की फॉर्म चेंज हो जाती है। तो डेटा पे डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है। अंश में रिपीट कर देता हूँ कि जो फ्रिक्शन का रिलेशन होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। व्हाट इज म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड व्हाट इज एन, नॉर्मल रिएक्शन। जब बॉडी मोशन में होती है
तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। बॉडी अगर रेस्ट पर हो तो तब स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू के, नॉर्मल रिएक्शन एन। अब नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है? अगर एक सरफेस प्लेन हो तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होगा, तो एन को आप रिप्लेस किससे कर दोगे? एम जी से। तो ये आपके पास फ्रिक्शन का रिलेशन आ गया, म्यू के इंटू एम जी। और एक और चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास इंक्लाइन प्लेन होगा तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपका नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल नहीं होता। ये बात मैंने पहले भी की थी लास्ट यूनिट के अंदर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, वेट टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ है। तो यहां पर जब आप रिजॉल्व करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के कंपोनेंट के इक्वल आएगा, एंड दैट इज एम जी कॉस थीटा। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि प्लेन सरफेस पे एन एम जी से रिप्लेस होगा, और अगर इंक्लाइन प्लेन होगा तो आप एन को रिप्लेस किससे करोगे? एम जी कॉस थीटा से। मेमूना मलिक जो स्पेसिफिक पॉइंट है जो समझ नहीं आया उसको पूछें, ठीक है, अदरवाइज वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये जो बात आपने की मोहम्मद अली नेट फ्रिक्शन की, ये बात मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं कि फर्ज करें कि हमारे पास एक स्ट्रेट सरफेस के ऊपर आप एक कार्ट को पुल कर रहे हो। अब आप जो अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हो दैट इज लेट्स से 100 न्यूटन, और सरफेस और उस बॉक्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब लेट से ये बॉक्स जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो ये मूव करता है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड से। आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि कैलकुलेट करें कि इस केस में एवरेज पावर क्या है। तो आप क्या करेंगे? इसमें एवरेज पावर को फाइंड करने के लिए ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। अप्लाइड फोर्स कितनी है? 100, फ्रिक्शन कितनी है? 20, तो 100 माइनस 20 80, और वेलोसिटी कितनी है? 25 सेंटीमीटर मींस 0.25। आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी एवरेज पावर कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? तो ये केस स्पेशल केस है जब आपके पास पावर के क्वेश्चन में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए, तो तब आपने फ्रिक्शन के बारे में याद रखना है कि फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पावर के रिलेशन की तरफ। पावर को जब एंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? पावर को एंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं तो वर्क टॉर्क थीटा होता है, इसी तरह एंगुलर क्वांटिटीज के केस में जो पावर होती है दैट इज इक्वल टू टॉ इनटू ओमेगा। और ये रिलेशन कैसे आया? पावर का फार्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आप जानते हैं कि फोर्स का एनालॉग क्या है? फोर्स का एनालॉग टॉर्क होता है, तो फोर्स की जगह हमने टॉर्क रिप्लेस कर दिया। और वेलोसिटी का एनालॉग क्या होता है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। शानजा म्यू गिवन होगा, जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो गिवन होता है, उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये न्यूमेरिकल नहीं होते, एमसीक्यूज होते हैं, तो ऐसा जो डाटा होगा आपको डायरेक्टली गिवन होगा, आपने बस उसको सॉल्व करना है। तो पावर का ये रिलेशन भी याद रखिएगा कि पावर इज इक्वल टू टॉ इनटू मेगा। ये कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे जनरेटर का केस हो कि जनरेटर में आपको टॉर्क गिवन हो या कपल गिवन हो, और जनरेटर की कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो या आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मैकेनिकल पावर वहां पर कैलकुलेट हो जाती है। इसके अलावा जब हम चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहां पर भी पावर के रिलेशन यूज होते हैं, और वो रिलेशन क्या है? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर, एंड पावर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। तो कई दफा मैकेनिक्स में भी आपको पावर को कैलकुलेट करने के लिए इन रिलेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। कैफ मिर्जा कपल के केस में ऐसा क्वेश्चन होगा कि कोई भी कॉइल रोटेट हो रही होगी। अब आपको पता है कि कॉइल में कपल प्रोड्यूस होता है, लेट से उस कपल की वैल्यू मैं कह देता हूं 100 न्यूटन मीटर है, और वो रोटेट कर रहा है 50 रेवोल्यूशन पर मिनट से। आपने पावर को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? आप कपल को यानी टॉर्क को एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी पावर कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये रिलेशन याद रखें, क्वेश्चन जैसा आएगा आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर रहे होंगे। तो ये पावर के डिफरेंट रिलेशन थे जो आपके सिलेबस की हद तक हैं, जो आपको पता हो कि कैसे आप लोगों ने इनको यूज करना है। मैं अगर जल्दी से पावर के यूनिट की बात कर लूं तो पावर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? दैट इज वॉट। और वॉट किसके इक्वल होता है?
जूल पर सेकंड के, या फिर ये इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड के। अंश टॉर्क वाला फार्मूला आएगा यहां से, आप चीज को मिस कर जाते हो, मैं साथ साथ बता रहा हूं कि पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी है। तो फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग होता है टॉर्क होता है, और वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर पावर का एस आई बेस यूनिट पूछा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपने साथ साथ रिवाइज करते जाना है कि जो भी क्वांटिटी पढ़ें उसके बेस यूनिट को याद रखें। तो पावर का बेस यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और किसी से मैच नहीं करता, तो कोई पेयर नहीं बनता इसका कि किसका यूनिट पावर के यूनिट जैसा है, ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है। इसके अलावा जो पावर का हम कमर्शियल यूनिट यूज कर रहे होते हैं, पावर का जो कमर्शियल यूनिट यूज हो रहा होता है दैट इज हॉर्स पावर, नॉट किलोवाट आवर। और हॉर्स पावर आपको पता है एचपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, या फिर ये 0.746 किलो वॉट के इक्वल होता है। लेकिन बड़े कम क्वेश्चन आप पास पेपर्स में देखते हैं जहां पर हॉर्स पावर की फॉर्म में पावर गिवन हो, लेकिन अगर हो तो आपको यूज करना आना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं पावर के किसी और यूनिट की बात करूं तो किलोवाट, नॉट किलोवाट आवर। किलोवाट जो है ये भी हमारे पास यूनिट किसका है, पावर का, जिसको केडब्ल्यू से लिखा जाता है। क्लियर है? अब ये जो मैंने लास्ट फार्मूला लिखा था पावर का, वोल्टेज करंट आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर ओवर आर, यहां से अगर पावर के आप यूनिट लिखो तो यहां पावर के यूनिट क्या आएंगे, वोल्ट इंटू अम्पेयर, अम्पेयर स्क्वायर इंटू ओहम, और इसके अलावा वोल्ट स्क्वायर पर ओहम। तो कई दफा हमारी ऑप्शंस में पावर के ये यूनिट भी लिखे होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए इनको देखकर कि वोल्ट अम्पेयर, अम्पेयर स्क्वायर इंटू ओहम या वोल्ट स्क्वायर पर ओहम, ये भी पावर के यूनिट होते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले पावर के, मैं पावर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करना चाहूंगा। जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उस ग्राफ का एरिया वर्क डन के इक्वल आता है। इसी तरह से यहां पर याद रखें कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन वर्क एंड टाइम, जो भी ग्राफ की शेप है, इस ग्राफ की अगर आप स्लोप कैलकुलेट करते हो तो दैट स्लोप इज इक्वल टू पावर। इसके अलावा पावर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, तो फोर्स और वेलोसिटी का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, जो भी ग्राफ की शेप है, तो इस ग्राफ में स्लोप नहीं फाइंड करनी, इस ग्राफ में एरिया फाइंड करना। और इस ग्राफ का हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, दैट एरिया इज इक्वल टू पावर। और रीजन बड़ी सिंपल सी है, स्लोप होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मींस वर्क ओवर टाइम पावर, और एरिया होता है बेस इनटू हाइट, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, वो पावर के इक्वल आ जाएगा। और इवन मैं अगर एंगुलर फॉर्म में बात करना चाहूं तो एंगुलर फॉर्म के अंदर अगर टॉर्क और ओमेगा के इन बिटवीन ग्राफ कहीं पर आपको नजर आए तो याद रखिएगा टॉर्क और ओमेगा का प्रोडक्ट पावर होता है, तो टॉर्क और ओमेगा के ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल आल्सो रिप्रेजेंट पावर। ये चीजें पावर के हवाले से हैं, जो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अली मुतशिम, कांस्टेंट फोर्स की फॉर्म में पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी एफ इंटू वी यूज हो रहा है, या फिर आप इसको कर देते हो कि पावर वर्क ओवर टाइम है, तो वर्क की जगह एफ इंटू डी डिवाइड बाई टी, तो तब भी डी बाई टू टी क्या आएगा, वेलोसिटी, तो तब भी कहेंगे पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे क्विज को। अब मेरा आपसे क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने सारे फार्मूलाज आपको बता दिए, उन्हीं में से फार्मूला यूज होगा और वहीं से आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर है, जिसको प्रोवाइड किया हुआ है 400 वोल्ट, और जो करंट उसमें पास कर रहा है दैट इज 5 एम्पेयर।
ये इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ पर यूज़ हो रही है? ये यूज़ हो रही है वेट को लिफ्ट करने के लिए। कितना वेट? 2500 न्यूटन। कितनी हाइट तक? अप टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर। क्या चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है? कैलकुलेट करें कि कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा इस हाइट तक इस वेट को लिफ्ट करने के लिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखें कि पावर का कौन सा रिलेशन यहाँ पर यूज हो रहा है। दो चीज़ें यहाँ पर हैं। एक, पावर को फाइंड करने के लिए उसने वोल्टेज और करंट का डाटा दिया, और दूसरा उसने वेट की बात की जिसको आप एक हाइट पे लिफ्ट करके लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पावर का जो रिलेशन यूज होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। अब पावर को रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज इनटू करंट से, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज mgh आ जाएगा ओवर t। अब रिक्वायर्ड क्या है? टाइम। तो यहाँ से जो टाइम का रिलेशन आएगा दैट इज mgh ओवर v इंटू आई। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें। जो 2500 न्यूटन है ये बेसिकली आपका वेट है, इसको mg से रिप्लेस कर देंगे, यह आ जाएगा 2500। जो हाइट हमारे पास है वो कितनी है? दैट इज 15। वोल्टेज कितना है? 400। और जो करंट हमारे पास दैट इज 5। तो ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 इंटू 3, तो 25 इंटू 3 75। तो 75 डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास टाइम होगा सेकेंड में। तो जब आप 75 को 4 से सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 1 4, और जो आपका रिमाइंडर है वो कितना है? 35। तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 18.7 जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है, 18.7 सेकेंड। अच्छा, ऊपर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, असद महमूद ने। वो क्वेश्चन था कि अ मोटर ड्राइव्स अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट फोर्स, शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन पावर एंड टाइम विल बी। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं लाइव चैट के अंदर। अब मोटर ड्राइव्स अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट फोर्स, कंडीशन हमें यहां पर दे दी कि फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद वो कहता है कि शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन पावर एंड टाइम, तो पावर और टाइम के इन बिटवीन जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो तो ऑब्वियसली जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और एक्सेलेरेशन के कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। अब हम जानते हैं कि पावर का रिलेशन जो F इंटू वी है, पावर वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो पावर भी क्या करेगी? यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और ये रिप्रेजेंट करेगा कि पावर और टाइम के इन बिटवीन जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। तो चाहे ये क्वेश्चन में पावर और टाइम का ग्राफ पूछता, चाहे वेलोसिटी और टाइम का पूछता, दोनों ग्राफ क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पावर और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये असद ने जो क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड ग्राफ है। चलिए, क्विज से पहले लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक लेवल का है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके डिफरेंट एंटी टेस्ट के अंदर आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर 100 वॉट है और वो ऑन रहता है हमारे घर में फॉर 6 आवर्स डेली। तो दिन में 6 घंटे वो बल्ब जलता रहता है। तो क्या चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है? आपने कैलकुलेट करनी है कि एक माह में वो बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ। और ये मैं बता देता हूं कि आपने जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है उसका यूनिट किलो वॉट आवर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 100 वॉट का, वो ऑन रहता है डेली 6 आवर्स के लिए। तो 1 मंथ में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? और एमसीक्यूज में जब 1 मंथ लिखा हो तो 1 मंथ का मतलब होता है 30 डेज। आंसर इसका आएगा 18 किलो वॉट आवर। इसका मैं फार्मूला को बता देता हूं, डायरेक्ट इसको यूज करना है कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है। और फार्मूला ये है कि जब भी आपने किलो वॉट आवर में एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो पावर आप लेंगे वॉट, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम जो होगा आर,
और डिवाइड कर देंगे 1000 से, आपकी डायरेक्ट एनर्जी किलोवाट आवर में कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी किलोवाट आवर में एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि कई दफ़ा यूनिट्स की बात होती है, तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है दैट इज किलोवाट आवर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल मीटर्स लगे हुए हैं वो बेसिकली यूनिट्स को किलोवाट आवर में मेजर कर रहे होते हैं। तो अगर हम 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने 1 किलोवाट आवर एनर्जी को कंज्यूम किया। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये चीज याद रखें। तो अगर आप कहते हैं कि 18 किलोवाट आवर टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई है, इसका मतलब 18 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। तो अगर आपको कहा जाता कि एक यूनिट 20 रुपीज़ का है तो टोटल बिल कितना आएगा, तो आप 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल बिल कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट करता हूं। पावर कितनी है? 100। एक बल्ब था, अगर 5 बल्ब होते तो 100 इंटू 5। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होती तो तमाम की पावर मिला के यहां लिख देते। टाइम कितना है? एक दिन में 6 आवर्स। कितने दिन है टोटल? 30। तो 6 इंटू 30 एंड डिवाइड बाय 1000। तो यहां पर आपके पास जीरो जो होंगे ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 6 इंटू 3 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 18। और यूनिट क्या है? 18 किलोवाट आवर। और इसको यूनिट्स की फॉर्म में अगर लिखें तो 18 यूनिट्स होता है। अब ये फात मैं बता चुका हूँ कमर्शियल यूनिट पावर का। जो कमर्शियल यूनिट पावर का हमारे पास है वो हॉर्स पावर भी यूज़ हो रहा होता है। और इवन अगर आप बात करते हैं जनरेटर्स के हवाले से या यूपीएस के हवाले से, तो वहाँ पर केवीए यूज़ हो रहा होता है, किलो वॉल्ट एम्पेयर। जैसे आप पूछते हैं कि कितने केवीए का यूपीएस है, तो किलो वॉल्ट एम्पेयर ये कमर्शियल यूनिट यूज़ हो रहा है पावर के लिए। हॉर्स पावर भी कमर्शियल यूनिट यूज़ होता है पावर के लिए। तो ये था पावर का टॉपिक, और पावर से रिलेटेड फार्मूलाज और प्रैक्टिस के हवाले से हमने 2 क्वेश्चंस को किया।